नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति 2020। भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव है। इसमें कई सकारात्मक पहलू हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां, कमियां भी हैं। आइए इसे विस्तार से हम देखते हैं। ऐसी कौन से सकारात्मक पहलू हैं और ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं। नई शिक्षा नीति 2020 की अच्छाइयाँ जो हमें जानना चाहिए कि ऐसी बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं जो पुरानी शिक्षा नीति से थोड़ी सी बेहतर है, जिसमें 5+3+3+4 की संरचना पे जोड़ा गया है। आप इसमें जो पारंपरिक 10+2 प्रणाली की जगह यह नई संरचना जो बच्चों के सीखने की मानसिक अवस्था के अनुसार तैयार की गई है, जिसमें +5 है जो वो ये है कि कक्षा 3 से उम्र 3 साल से लेके 8 वर्ष तक के बच्चों की, यानी 5 साल की जो उसकी शिक्षा है वो उसके लिए है। फिर 8 से लेकर के 11 साल, यानी 3 साल वो 11 साल, फिर +3 है जो फिर 11 से लेकर 14 साल तक की, यह आपको शिक्षा है। उसके बाद जो +4 है वो सबसे शानदार चीज़ है, जो पहले की शिक्षा नीति से बिल्कुल थोड़ी सी अलग है। इसमें क्या है +4 में कि हम किसी डिग्री को लेते थे तो हमें डिग्री पूरी करनी पड़ती थी। अभी क्या होगा कि 4 साल का कोर्स है तो उसमें आप 1 साल भी पढ़ते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद डिप्लोमा मिलेगा और पूरा करते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी। ये एक अलग पहलू है। इसमें बचपन की शिक्षा यानी फाउंडेशनल लर्निंग को महत्व दिया गया है। मातृत्व भाषा में शिक्षा, क्लास 5 तक के बच्चों को उनकी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में शिक्षा दी जाएगी। बच्चों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया है, इससे समझ बेहतर होगी। होलिस्टिक शिक्षा यानी विज्ञान, कला, वाणिज्य की सीमाएं खत्म कर दी गई हैं। कोई भी छात्र कोई भी विषय ले सकता है। पहले क्या था, थोड़ा सा कि हम गणित पढ़ते थे तो उसके साथ हम कला नहीं पढ़ सकते, सामाजिक विषय नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन अभी क्या है कि वो बच्चा गणित के साथ कला भी पढ़ सकता है। इस तरह की नई शिक्षा नीति 2020 में व्यवस्था की गई है। व्यवसायिक शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया गया है। कक्षा 6 से स्किल डेवलपमेंट जैसे कढ़ाई, बढ़ईगिरी, प्रोग्रामिंग आदि को अनिवार्य किया गया है। ये कंपलसरी है कि कक्षा 6 से ही बच्चा जो है अब व्यवसायिक शिक्षा पे ध्यान देगा, यानी किसी न किसी स्किल को डेवलप करने के लिए बात कही गई है। राष्ट्रीय शैक्षिक तकनीकी मंच और डिजिटल शिक्षा यानी ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी और टेक्नोलॉजी की मदद से शिक्षा को व्यापक और सुलभ बनाया गया है। नई शिक्षा नीति में ये आपको टेक्नोलॉजी पे भी ज़्यादा विशेष रूप से जोर दिया गया है। एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात की गई है। इसमें केंद्रीय विद्यालयों में समान प्रवेश परीक्षा में भ्रष्टाचार और भेदभाव की संभावना को कम करने की बात कही गई है नई शिक्षा नीति में। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात एक चीज़ दी गई है कि शिक्षकों को प्रशिक्षण और मूल्यांकन, यानी शिक्षकों को पहले भी प्रशिक्षण होते थे, लेकिन जो इसमें व्यवसायिक शिक्षा की बात की गई उसमें शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाने की बात कही गई है कि उनको इस तरह की प्रशिक्षण दिए जाएंगे ताकि कक्षा 6 से बच्चों को जो नई स्किल डेवलप की जा रही है उसे बताया जा सके। ये सारे जो शिक्षा नीति की नई पहल है, इसके पीछे सबसे अच्छी चीज़ यही होगी कि अगर उसे सकारात्मक रूप लाना है तो उस पर मजबूती से काम करना होगा। सारे संसाधन व्यवस्थित करने होंगे और पूरी तन्मयता के साथ करना होगा। उसमें जो चुनौतियां रह गई, उसमें जो कमियां रह गई, उस पर ध्यान देना होगा कि आखिर ये नीति बनाई गई तो उसके सामने जो चुनौतियां थी उस पर क्या विशेष रूप से ध्यान दिया गया या नहीं दिया गया। तो उसमें कुछ नीति में कमियां क्या थी, जैसे मातृभाषा की में शिक्षा की व्यवसायिक में कठिनाइयां होंगी। भारत में बहुभाषिक समाज है। शहरी क्षेत्रों या प्रवासी छात्रों के लिए मातृभाषा में शिक्षा देना व्यवहारिक नहीं होगा। बजट और संसाधनों की कमी। नीति तो महत्वाकांक्षी है, लेकिन सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे की कमी एक बड़ी चुनौती है। जैसा अभी आप जानते हैं कि जो गांव में विद्यालय हैं उन विद्यालयों में अभी भी साधन संसाधन की बहुत बड़ी कमी है।
जिसमें सबसे ज़्यादा जो कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा वो शिक्षकों की बहुत कमी है। और जो स्किल की बात हो रही है, क्या उस स्किल के अध्यापक हैं कि नहीं है, क्या उसकी व्यवस्था की गई है कि नहीं की गई है। डिजिटल डिवाइस गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट, स्मार्टफोन और बिजली तक की पहुंच नहीं है। डिजिटल शिक्षा सबके लिए समान नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है जब साधन संसाधन ही उपस्थित नहीं है। शिक्षा का निजीकरण बोला जाए तो बहुत सारे लोग गांव में ज़्यादातर निजीकरण को नहीं समझ सकते, लेकिन अगर प्राइवेट कहिए यानी प्राइवेटाइजेशन यानी प्राइवेट कहिए तो जल्दी समझते हैं कि प्राइवेट माने किसी विशेष व्यक्ति का अपना। तो नीतियों के क्रियान्वयन में प्राइवेट सेक्टर की जो भागीदारी बढ़ी है, इससे शिक्षा महंगी और असमान हो सकती है। ये विशेष रूप से भी ध्यान देने की जरूरत है। बहुविषयक प्रणाली में भ्रम की आशंका। जब बहुविषयक प्रणाली होगी तो उसमें भ्रम की भ्रम उपस्थित होंगे बच्चों में, यानी छात्र विषयों को अधिक स्वतंत्रता में मार्गदर्शन की कमी को भ्रमित हो सकते हैं। जैसा आप पहले भी जानते, पहले की शिक्षा नीति में भी ये चीज़ें रही हैं कि बच्चों को विज्ञान गणित पढ़ना है तो उसके साथ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान पढ़ना है, लेकिन गणित के साथ बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन नहीं बनाया गया है। इसलिए इस नीति पे विशेष रूप से ध्यान देना है। अनुपालन और निगरानी की कमी। नीति का सही ढंग से निगरानी और मूल्यांकन करना कठिन है, खासकर ग्रामीण भारत में। अगर आप दोनों को एक उसकी सकारात्मक पहलू और उसकी चुनौतियों को अगर आप ध्यान देकर के अगर एक निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश करें तो नई शिक्षा नीति 2020 एक सकारात्मक पहल है जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक मानकों के करीब लाने की क्षमता रखती है, लेकिन इसकी सफलता क्रियान्वयन पर निर्भर है। आप सभी जानते हैं कि उसके क्रियाकलाप पे पूरी तरह कोई भी योजना निर्भर होती है। बिना सही बजट, संसाधन और शैक्षिक प्रशिक्षण की ये नीति केवल कागजी रह सकती है। यह नीति केवल कागजी रह सकती है अगर उसके साधन, संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके निर्माण करने वाले, उसको नीति निर्माण को कार्यान्वयन करने वाले लोगों की अगर नीयत सही नहीं है और कार्य के प्लानिंग सही नहीं है तो ये बिल्कुल एक असफल साबित हो सकती है। और सफल साबित अगर होती है तो ये बहुत अच्छी एक शिक्षा नीति हो सकती है, लेकिन दूर तक दिखाई नहीं देती क्योंकि ग्रामीण स्तर की जो चीज़ें हैं वो बहुत दूर हो गई है इस शिक्षा नीति से। उसको अगर विस्तार से उसमें पढ़ने की और चिंतन मनन करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रामीण इससे बहुत दूर रह गया है। अब विचार ये करना है कि नई शिक्षा नीति बदलेगा भारत या बढ़ेगा फर्क। बदले भारत पॉजिटिव सकारात्मक रूप में तो बेहतर होगा, और कहीं ये फिर से खाई और बढ़ गई, जो आज खाई है शिक्षा को लेकर के कहीं और बढ़ गई तो कितनी अव्यवस्थित भारत होगा। अच्छाइयाँ हैं उसकी, 5+3+3+4 एक नया ढांचा है जोड़ा गया, ये उम्र के अनुसार बनाया गया। मातृभाषा में कक्षा 5 तक ही है। ये बच्चों को अपनी भाषा में समझने का अवसर तो मिलेगा, लेकिन ये अपने क्षेत्र के बाहर जब जाएंगे तब उनकी एक सामने एक समस्या खड़ी हो सकती है। विषयों की जानकारी बच्चों को, अब बच्चा कला और गणित एक साथ पढ़ सकता है, बॉर्डर ये खत्म हो गया, इसको बढ़ा। इससे व्यावसायिक शिक्षा में कक्षा 6 में ही बच्चों के हुनर सिखाना, ये भविष्य की तैयारी अभी से है। ये तो बेहतर है कि उनके भविष्य की तैयारी अगर स्किल है तो। डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन कंटेंट, डिजिटल लाइब्रेरी, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की प्राथमिकता देना यह बेहतर है। ये शिक्षकों के लिए नियमित ट्रेनिंग ताकि शिक्षा का स्तर सुधरता रहे। जो अभी बात हमने की कि मातृभाषा में जो उनको शिक्षा दी गई उसकी कठिनाई, शहरों में जहां बच्चे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं कैसे लागू होगी ग्रामीण स्तर की चीज़ों को, ये हमारी जो चिंतन का विषय है, पहलू है, वो इस पर ध्यान देना है। डिजिटल में अंतर, गैपिंग क्या है कि गांव में इंटरनेट नहीं, बच्चा कैसे डिजिटल क्लास करेगा। निजीकरण की ओर बढ़ता झुकाव, महंगी शिक्षा और आम गरीब परिवार की पहुंच से बाहर है। जो महंगी शिक्षा हो रही है उससे एक गरीब का बच्चा शिक्षा से बहुत दूर जा रहा है। मार्गदर्शन की कमी भी है। इस आज़ादी में क्या पढ़ना है, इतनी आज़ादी में क्या पढ़ना है, कैसे तय करेंगे ग्रामीण के बच्चे। अभी जो पुरानी नीति है शिक्षा की
उसी में बच्चे भ्रम में हो जाते हैं कि मैं क्या पढ़ूं, और उनको एक सही प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाती है। इस पे भी विशेष ध्यान देना होगा कि हमारी पहली शिक्षा नीति, उस पर हमारी कितनी समस्याएं थी। ऐसी सारी चीज़ों पे बात विचार करने के बाद हम पहुंचते हैं कि अगर नई शिक्षा नीति में बदलाव की अगर शक्ति बिना वित्तीय सहायता, प्रशिक्षित शिक्षक और समान संसाधन के, ये सिर्फ एक सपना बनकर रह सकती है। इसलिए नई शिक्षा नीति पर हम सभी को बेहतर से विचार करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत पुरानी पद्धति में जाने की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ एक रोजी रोटी शिक्षा को बना रहे हैं। सिर्फ रोजी रोटी शिक्षा नहीं है, देश के निर्माण करने के लिए हर तरीके का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नई शिक्षा नीति बेहतर हो, इसके सारे पहलुओं पे विचार करना होगा, और उसकी जो कमियां हैं, उसमें जो सामने आपके गैपिंग है, शहर से लेकर गांव तक की डिजिटल डिवाइड है, उसे आपको ध्यान रख करके ही इस शिक्षा नीति को लागू करना है, और उस पर आपको बहस करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद आपको। अगर मेरा ये वीडियो नई शिक्षा नीति पर आपको विचारनी लगती है तो आप ज़रूर इसको शेयर करें, इस पर विचार करें, इस पर कमेंट करें, लाइक करें, और गेम चेंजर 19 आपको इस तरह की वीडियो बना करके देने के लिए, विचार करने के लिए, आपको चिंतन करने के लिए, आपको खुद चेंज करने के लिए तैयार है। नमस्कार दोस्तों।